हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इट्स विजय हियर फ्रॉम नटी जयपुर। आज हम बात करेंगे ज्यामिति प्रकाश की, किरण प्रकाश की, जिसे हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। आज रे ऑप्टिक्स के अंदर हम दो चीजों पे बात करेंगे, एक तो बेसिक और दूसरा प्रकाश का परावर्तन। जो बेसिक होता है वो किसी भी चैप्टर की बुनियाद होती है। जब हमें बेसिक कंसेप्ट पता होता है तो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक अलग ही मोटिवेशन आती है, उस चैप्टर में एक अलग ही फील आती है। फिजिक्स को पढ़े ना उसे समझें, क्योंकि फिजिक्स जो है नेचुरल घटनाएं हैं। यदि चैप्टर में यदि कहीं पर भी कोई चीज लिखा हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। जैसे इसमें है ज्यामिति और किरण। ज्यामिति क्या है और किरण क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों ज्यामिति वर्ड यूज करा गया है, क्यों किरण करा गया। जब हमें पता है कि प्रकाश के पास दो नेचर होता है, एक तो कण दूसरा तरंग, तो एक किरण क्या है। क्या हमने कभी पढ़ा है कि प्रकाश के पास तीन नेचर होता है, कण तरंग और किरण? नहीं, सिर्फ हमने जाना कि एक कण होता है एक तरंग होता है। तो एक किरण क्या है, किरण का जन्म कहां से हुआ, यही बेसिक में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट बेसिक के बारे में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्यामिति प्रकाश की, या तो इसका एक नाम है किरण प्रकाश की। आज हमें पता है कि प्रकाश के पास दो नेचर होता है, एक कण और दूसरा तरंग। तो यहां पर हम किरण के बारे में पढ़ रहे हैं, किरण प्रकाश की पढ़ रहे हैं। जब प्रकाश के पास दो नेचर, एक कण का और दूसरा तरंग का, तो एक किरण क्या है। देखिए, जो किरण का जन्म होता है वो होता है तरंग से। किरण का जन्म कहां से होता है, किरण से। कुछ कंडीशन में जो तरंग होता है वो किरण का रूप ले लेता है। तो कहां पर तरंग किरण का रूप ले लेता है वो समझने का प्रयास करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम डिफरेंस जानने का प्रयास करेंगे तरंग में और किरण में। तरंग में हमें कुछ पॉइंट को याद रखना जरूरी है, जैसे तरंग दैर्घ्य क्या होती है, वेव लेंथ क्या होता है जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ध्यान देना, जो वेव होता है कुछ इस तरह से चलता है, इसे बोलते हैं श्रृंग, इसे बोलते हैं गर्त, इसे बोलते हैं श्रृंग। तो दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं लैम्डा, या दो गर्तों के जो बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं लैम्डा, या पूरे सर्कल कंप्लीट करने में जितना दूरी तय करती है उसे हम बोलते हैं लैम्डा। ये रहा लैम्डा वन। और एक लैम्डा हमने बनाया, एक वेव हमने बनाया कुछ ऐसा। इसका श्रृंग ए रहा, गर्त ए रहा, ए श्रृंग रहा। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लैम्डा बोलेंगे, ए रहा लैम्डा। इसका क्या नाम रख दिया, लैम्डा टू। अब आप ये बताओ कौन सा लैम्डा बड़ा है, किस वेव की लैम्डा बड़ी है पहले की। तो हमने लिख दिया लैम्डा वन बड़ी है किससे, लैम्डा टू से। चलिए, वेव के बारे में हमें थोड़ा और जानना जरूरी है, आवृत्ति के बारे में, जिसे हम बोलते हैं न्यू। न्यू होता है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। वो क्या होती है कि जो हमारी वेव है वो एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट करती है। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर। कितने चक्कर, तीन चक्कर। कितने देर में, एक सेकंड में कंप्लीट करी। इसे हमने नाम दे दिया न्यू वन। एक दूसरा वेव है, वह एक चक्कर, दो चक्कर। एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट करी, दो चक्कर कंप्लीट करी। इसको हमने नाम दे दिया न्यू टू। तो बताओ किसकी आवृत्ति ज्यादा है, न्यू वन की। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक सेकंड में तीन चक्कर कंप्लीट किया और इन्होंने एक सेकंड में सिर्फ दो ही चक्कर कंप्लीट कर पाए। चलिए, वेव के बारे में हमें आयाम क्या होता है और तीव्रता क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। ये हमारा वेव रहा। जो वेव की मैक्सिमम ऊंचाई होती है या मिनिमम जो गहराई होती है, इसी को हम बोलते हैं आयाम, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ये रहा हमारा आयाम। जो हमारी तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आयाम, अगर आयाम बढ़ रहा है तो तीव्रता भी बढ़ेगी, यदि आयाम घट रहा है तो तीव्रता भी घटेगी। तीव्रता मीन्स होता है चमक। ये क्या है, ये है तीव्रता।
जिसे हम आमतौर में चमक बोलते हैं, चमक, चमक। यदि किसी का आयाम ए रहा और एक किसी का आयाम ए रहा, तो इसकी आयाम कम है, इसकी आयाम ज्यादा है, तो इसमें चमक जो होगी वो ज्यादा होगी, तो इसमें जो चमक होगी वो कम होगी, ना के बराबर होगी। चलिए, ये रहा हमारे वेव के बारे में। अब हम बात करते हैं किरण के बारे में कि किरण क्या होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। चलिए, यदि हम सन को प्रकाश का सोर्स माने, तो जो हमारा सन है, सन से 7 प्रकार की किरणें निकलती हैं, जो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप की एनर्जी के रूप में निकलती है। जैसे गामा निकलती है, एक्सरे होती है, परावैंगनी होती है, दृश्य प्रकाश होती है, अवरक्त होती है, माइक्रो होती है और रेडियो होती है। तो डिफरेंट टाइप की जो एनर्जी निकलती है, ऐसा नहीं है कि हर एक टाइप की एनर्जी को हमारी आंखें संवेदनशील होती है देखने के लिए। उसमें से सिर्फ हम दृश्य प्रकाश जो होता है, विजुअल लाइट होती है, सिर्फ हमारी आंखें संवेदनशील होती है उसे देखने के लिए। यानी कि जो हमारी सूर्य है, डिफरेंट टाइप की एनर्जी क्रिएट करती है, निकालती है, जिनका वेवलेंथ और जिनका वेवलेंथ और जो एनर्जी होती है डिफरेंट होती है। एक रेंज की लाइट को सिर्फ हम देख पाते हैं, जिसे हम बोलते हैं विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश। क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश बोलते हैं, विजुअल लाइट बोलते हैं। इसकी जो लैम्डा होती है औरों से कंपेयर में डिफरेंट होती है। इनकी जो लैम्डा बहुत ज्यादा होती है, इनकी जो लैम्डा होती है बहुत कम होती है, और जो दृश्य प्रकाश की जो लैम्डा होती है वो मीडियम होती है इनके कंपेयर में। तो जो हमारी दृश्य प्रकाश होती है उसके अंदर कौन कौन सी कलर आती है? विबग्योर, विबग्योर आती है, जो कि मिलकर के एक व्हाइट प्रकाश का निर्माण करती है, जो कि हमारे नेचर में व्हाइट प्रकाश दिखाई देती है। तो इनका रेंज कितना होता है? जो बैगनी होती है इनका रेंज होता है 3800 एंगस्ट्रॉम, और जो रेड होता है इनका होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। और बीच का जो होता है इनके आसपास होता है, किसी का 5000 एंगस्ट्रॉम, 5400 एंगस्ट्रॉम, इसके आसपास होता है। बैगनी का कितना? 3800 एंगस्ट्रॉम। रेड का कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम। यदि एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करें, तो जो हमारी बैगनी कलर की लैम्डा होती है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम, और जो हमारी रेड कलर की लैम्डा होती है वो होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। यदि इस लैम्डा को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 3800, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, माइनस 10 मीटर। यानी कि ये जीरो को हटाएं तो हो जाएगा 38 इंटू 10 के पावर माइनस 8 मीटर, लगभग लगभग ना के बराबर 0.0000038 मीटर। यानी कि जो हमारी लैम्डा है, दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी है वो ना के बराबर है, बहुत कम है। ना के बराबर इसकी जो लैम्डा आती है। यानी कि जिस रेंज की लाइट को हम देख पाते हैं, जो उसकी लैम्डा होती है वो ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। जब इसी जब इस प्रकाश का संपर्क किसी बड़े ऑब्जेक्ट से होता है, जिसका लैम्डा इसके कंपेयर में नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, तो वहां पर यही वेव जो हमारा हो जाता है, किरण का रूप ले लेता है, रे बन जाता है। यानी कि जब किसी वेव का संपर्क किसी बड़े ऑब्जेक्ट से हो जाए और उसके कंपेयर में उसकी जो लैम्डा है नगण्य हो, ना के बराबर हो, वहां पर वो वेव जो होता है किरण का रूप ले लेता है, उसे हम बोलते हैं रे। यानी कि जो हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, जो रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट होता है वो बड़ा होता है, जो हमारी वेव आती है वो ऑब्जेक्ट की कंपेयर में इसकी लैम्डा ना के बराबर होती है। इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं? एक रे मान लेते हैं, एक किरण मान के पढ़ते हैं। और इसका नाम ज्यामिति क्यों पढ़ा? क्योंकि ये ज्यामिति को फॉलो करती है, ज्यामिति को फॉलो करती है। लाइट गिरती है तो 60 पर ही निकलेगी, ज्यामिति को फॉलो करती हुई आगे बढ़ती है, इसलिए इसका नाम हमने ज्यामिति भी रखा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम किरण प्रकाश की क्यों पढ़ते हैं और किरण प्रकाश की को हम ज्यामिति नाम क्यों रखा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस ज्यामिति प्रकाश की को किरण प्रकाश की के बारे में किसने बताया, किसने इस ज्यामिति प्रकाश की के बारे में आइडिया दिया। जो आज हम किरण प्रकाश की पढ़ते हैं, जो आज हम किरण प्रकाश की या ज्यामिति प्रकाश की पढ़ते हैं, इसका जो मेन श्रेय जाता है वो जाता है न्यूटन को। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने ही आकर के इसके बारे में सब कुछ बताए, इससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कुछ ना कुछ आइडिया दे रखे थे। जैसे डेकार्टे थे, स्नेल थे, स्नेल ने अपने नियम में ये बता रखे थे
कि लाइट कितने एंगल पर आएगी और कितने एंगल पर निकलेगी। यानी कि न्यूटन को क्यों बोला जाता है, क्योंकि न्यूटन ने इन सबका निचोड़ दिया, इन सबका सारांश बना करके दिया। तो न्यूटन ने किस सिद्धांत के आधार पर इन सब चीजों के बारे में बताए, तो न्यूटन का जो सिद्धांत था वो था कणिका का सिद्धांत। कणिका का सिद्धांत, कर्पस्कुलर थियरी, कणिका का सिद्धांत। इनका कहना था कि यदि हम सूर्य को सोर्स माने तो जो हमारा सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश आती है वो कणिका के रूप में आती है। भी है, पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश आता है वो कणिका के रूप में आता है। और जो एक कणिका है, एक कर्पस्कुलर जो है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि यह अदृश्य है, अदृश्य, इसे हम देख नहीं सकते, ये भारहीन है, इसका कोई भार नहीं होता, इसे हम टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। यानी कि न्यूटन ने इस कणिका के सिद्धांत से कुछ चीजों को प्रमाणित किया। जैसे यदि हम कणिका को एक बाल माने, एक गेंद माने, तो यदि हम गेंद को फेंके तो एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में गमन करेगी। इसी आधार पर इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश वो सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। और इन्होंने बताया कि यदि बाल को, यदि कोई बाल है, यदि किसी बाल को किसी एंगल पर हम फेंके तो उसी एंगल पे निकल भी जाएगा। यदि यहां से हम एक अभिलंब बनाए तो यदि हमने 30 डिग्री पे फेंका तो 30 डिग्री पे बाहर जाएगा। यानी कि यहां से इन्होंने परावर्तन को प्रूव करा, परावर्तन। न्यूटन ने यहां से क्या प्रूव करा, परावर्तन को प्रूव करा कणिका के सिद्धांत के आधार पर। और इन्होंने बताया कि अगर माध्यम अलग अलग हो, यानी कि अगर पहला माध्यम मैं मान लेता हूं वायु है और दूसरा माध्यम हम मान लेते हैं जल है, तो हम जानते हैं कि जो प्रकाश की जो चाल होती है और भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। जो वायु में प्रकाश की चाल होगी वो सबसे तेज होगी, और जो जल में प्रकाश की चाल होगी वो वायु को कंपेयर में थोड़ा स्लो होगा, जो कि यहां से थोड़ा सा मुड़ जाएगा माध्यम चेंज होने के कारण। इन्होंने ससंजक और असंजक, ससंजक असंजक बल के माध्यम से अपवर्तन को भी प्रूफ कर दिया। ससंजक असंजक बल क्या है, जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहां पर ससंजक क्या होता है, असंजक बल के माध्यम से कैसे उन्होंने प्रूव करा, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने हर एक थियरी को प्रूव कर डाला, कुछ जगह ये असफल रहे। जैसे इन्होंने व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसी घटना के बारे में नहीं बता सके। और इन्होंने एक जगह और गलती कर दी, इन्होंने कहा कि जो प्रकाश की चाल होती है विरल माध्यम में कम होती है, सघन माध्यम में ज्यादा होती है, जो कि गलत है। आज हमें पता है कि जो प्रकाश की चाल होती है और विरल माध्यम में ज्यादा होती है, सघन माध्यम में कम होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेचर की खूबसूरती घटना के बारे में। ये हमारी नेचर में कोई पृष्ठ है, पृष्ठ मीन्स सतह, किसी भी पदार्थ की एक सतह है। यदि हम उस पर प्रकाश डालते हैं, यदि हम उस पर प्रकाश डालते हैं तो कुछ प्रकाश तो वह अवशोषित कर लेगा, जो सतह होगा कुछ प्रकाश अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करना मीन्स कि प्रकाश का अवशोषण कर लेगा, और कुछ प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा, प्रवर्तित कर देगा, प्रवर्तित कर देगा। और कुछ लाइट को ये आर पार निकाल देता है, जिसके हम बोलते हैं अपवर्तित कर देगा। जो प्रकाश गिरती है इसे हम बोलते हैं आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश या आपतित किरण। इसे हम बोलेंगे परावर्तित प्रकाश या परावर्तित किरण। इसको हम बोलेंगे अपवर्तित प्रकाश या अपवर्तित किरण। यहाँ पर प्रकाश आपतित होने के बाद परावर्तित हो जाए तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी सतह से आर पार होते हुए बाहर निकल जाए तो इस घटना को हम बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन।
हम एज्यूम करते हैं कि जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर हमने 100% एनर्जी दिया। 100% जो एनर्जी दिया, जो प्रकाश दिया, जो इसकी सतह है, हम मान लेते हैं कि 20% इसकी जो सतह थी वह प्रकाश को अवशोषित कर ली, और 20% यह जो सतह थी यह प्रकाश को परावर्तित कर दी, एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया, और बाकी जो 60% था वह प्रकाश को आर पार निकलने दिया। यह किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है पृष्ठ पर कि कितना यह परावर्तित करेगा, या कितने प्रकाश को अपवर्तित करेगा, और कितने प्रकाश को यह अवशोषित करेगा। यदि हमारी कोई सतह है जहां पर चिकना सतह है, जहां पर हमने उसके नीचे पॉलिश कर रखा है, तो वहां पर अगर कोई प्रकाश आकर गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट एनर्जी दिया, तो इसमें से 99% एनर्जी जो होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी, 1% एनर्जी को ये अवशोषित करेगी। तीसरा कंडीशन लेते हैं कि यदि कोई पदार्थ पारदर्शी है, उसमें जब प्रकाश जाएगी तो एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में एंट्री कर जाती है। अगर यहाँ पर हमने 100% एनर्जी दिया तो 98% एनर्जी अपवर्तित कर देगी, और बाकी 1 से 2% एनर्जी को ये रिफ्लेक्ट करेगी, परावर्तित करेगी, और बाकी जो एनर्जी बचेगी 1 से 2% को यह अवशोषित कर लेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में, प्रकाश के नियम के बारे में, कहां पर प्रकाश का प्रवर्तन संभव है और कहां पर प्रकाश का प्रवर्तन संभव नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।